हेलो, चलिए हल्लाखाई कर रहे हैं, यहाँ पे कमेंट पढ़ रहे हैं। आधुनिक इतिहास का रिकॉर्ड वीडियो दे दीजिए सर, बिहार दरोगा का। अरे शुरू होगा महाराज, रिकॉर्डेड काहे पढ़िएगा, गलत डॉक्यूमेंट लगाएगा। एकदम भरिए ना, कोई दिक्कत ना। अरे भरिए ना। है, आइए, क्या पढ़ा रहे हैं हम? याद है? हाँ, चलिए हटाइए। हो क्या हुआ यहाँ पे? आ जाइए। ये क्या बनाई है जी? दिखाई दिखाई दिखाई। मौसी आपकी? शांत रही। मौसी का मतलब होता है माँ की बहन। है, आज सुबह में क्लास छोड़ दिए थे हम, ये अल्लाह की वजह से, पता है ना? देखिए, यानी ये लोग चाह रहा है कि हम नहीं पढ़े। भेज देंगे ऊपर, ऊपर वाले कर लेंगे नीचे, समझे? चलिए आइए। देखिए तो है लड़की है, खड़ा हुई। ब्लड मून क्या है? अच्छा, क्या? बैठ जाइए। ए लड़का, ए खड़ा हुई, खड़ा हुई। कौन ऐसा महादेश है जिससे होकर कर्क, विश्वत, मकर तीनों गुजर? अफ्रीका। बैठ जाइए। ए लड़की, ए खड़ा हुई, उधर 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 खड़ा हुई। हाँ हाँ, बताइए। मकर रेखा विश्व के कई देशों से गुजरती है, 10 से गुजरती है, ठीक है? बोलिए नाम सबका। हाँ हाँ हाँ, क्या? मेडागास्कर, हाँ। मोजाम्बिक, हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। इतना जवाब दे दी है, काफी है। उधर है, उसको खड़ा कीजिए, मौसी वाला खड़ा कीजिए। बताइए, इधर इधर मुंह। विश्वत रेखा विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है, नाम बोलिए। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका। हो गया? देख रहे हैं, मौसी याद आता है उसको, क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। देश पूछे थे, देश।
पहुंचा देंगे आपको अपने मौसी के पास। जवाब देता ना मौसा मौसी। हे खड़ा हो जी। अरे पढ़ा लिखा कीजिए। हाँ तरीका जवाब ने कर्क रेखा विश्व के कितने जिन देशों से होकर गुजरती है बोलिए, उसका नाम बोलिए। है कर्क रेखा विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है, उसका नाम बोलिए। आए थे पिछले क्लास में। हाँ तो जवाब दीजिए ना। पकड़िए, एकदम पढ़ने लिखने वाला कोई लक्षण है ना। पिछली ये क्लास में बताए थे, जाकर के घर पे रिवीजन करते तो याद नहीं रहता। सबका ट्रिक भी बताए हैं। मैप मामा अली में साव भावम चिता, इबाको गया काका केसा माई किसान। फिर ब्रेबो ने दक्षिण अफ्रीका के मैदान में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को चीप दिया। तब कैसे होगा? हैं? ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाता है। मेहनत करना होता है, पढ़ना होता है, रिवीजन करना होता है, तब याद होता है। ऐसे याद नहीं होता है, समझे? मौसा मौसी करने से याद नहीं होता है। चलिए अब आइए। अब बताए थे ज्वार भाटा के विषय में, याद कीजिए। बताए थे नहीं बताए थे? बताए थे। समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल के कारण ही समुद्री जल ऊपर उठती है, जिसको ज्वार कहते हैं, और फिर नीचे गिरती है, जिसको भाटा कहते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में होती है, और तीनों एक सिद्ध में होती है पूर्णिमा और अमावास्या को, जिसे सिजगी कहते हैं। तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सिद्ध में होती है, तो सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति और अपकेंद्रीय बल काफी जोर शोर से काम करता है। इस वजह से इस स्थिति में दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। और फिर जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक दूसरे के समकोण पर होता है, तो फिर निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। ये सब बात नहीं बताए थे पिछले क्लास में, लेकिन लिखाए नहीं थे। तो इसलिए जो है, और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। कनाडा की फंडी की खाड़ी में जो है आपको विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। समझ गए? तो ये सब बात है। तो ये सब हम पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे। अब नीचे से जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, और फिर यहां पर जो है सौरमंडल को खत्म कर देंगे, और फिर ब्रह्मांड के विषय में थोड़ा बहुत जान लेंगे। ये चैप्टर खत्म, समझ गए? फिर हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आप जो है नीचे से लिखिए ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा लिखिएगा। लिखिएगा। सूर्य
और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति तथा सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल के कारण सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। 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 फुल स्टॉप। नीचे से लिखिएगा, समुद्री जल का ऊपर उठना, समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना नीचे गिरना भाटा कहलाता है। समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सिद्ध में होता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सिद्ध में होता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सिद्ध में होता है तो दीर्घ ज्वार दीर्घ ज्वार दीर्घ ज्वार दीर्घ 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 ज्वार या उच्च ज्वार, दीर्घ ज्वार या उच्च ज्वार, दीर्घ ज्वार या उच्च ज्वार, उच्च ज्वार, दीर्घ ज्वार या उच्च ज्वार, उच्च ज्वार, उच्च ज्वार जैसी स्थिति होती है फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू, उसी में कंटिन्यू, उसी में कंटिन्यू, उसी में कंटिन्यू। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन एक सिद्ध में होती है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा अमावस्या के दिन, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन एक सिद्ध में होती है, एक सिद्ध में होती है, अर्थात
अर्थात इसी दो दिन, अर्थात इसी दो दिन, अर्थात इसी दो दिन, अर्थात इसी दो दिन दीर्घ ज्वार, अर्थात इसी दो दिन दीर्घ ज्वार, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होती है। आगे आगे अगला पॉइंट, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक दूसरे के समकोण पर होती है, एक दूसरे के समकोण पर होती है, एक दूसरे के समकोण पर होती है, तो निम्न ज्वार, तो निम्न ज्वार, तो निम्न ज्वार की स्थिति होती है, तो निम्न ज्वार की स्थिति होती है, तो निम्न ज्वार की स्थिति होती है। निम्न ज्वार की स्थिति होती है। आगे, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में, फंडी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में उत्पन्न होती है। फंडी की खाड़ी में उत्पन्न होती है। चलिए, तो आपसे पूछा जाएगा समुद्री जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है? नीचे गिरना, नीचे गिरना। अच्छा, ज्वार और भाटा की जो उत्पत्ति होती है वो सूरज और पृथ्वी के कौन बल, सूरज और पृथ्वी के, सूरज और चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल। एक बार फिर से बोलिए। जो ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है सूरज और चंद्रमा के, सूरज और चंद्रमा के, सूरज और चंद्रमा के, पृथ्वी के दीर्घ ज्वार या उच्च ज्वार कब होती है? जब सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा एक, जब सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा एक सिद्ध में हो तो कैसा ज्वार? जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा 90 डिग्री एंगल पर होते। क्या क्या? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आए? फंडी की। चलिए, अब हेडिंग मारिए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आपको बैठ जाइए दोनों हो।
हो गया। चलिए समझिएगा, जैसे समझिएगा, जैसे आपको उपग्रह, ग्रह, उल्का पिंड, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, इस सब को मिलाकर एक सौर परिवार बना है, एक सौर परिवार बना है। सूर्य भी है सौर परिवार में, सूर्य भी है सौर परिवार में। और हमारा जो सौर परिवार है, हमारा जो सौर परिवार है वो आकाश गंगा का भाग है, आकाश गंगा का एक भाग है। जैसे सौर परिवार का एक भाग हमारा पृथ्वी है, जैसे सौर परिवार का एक भाग हमारा पृथ्वी है, सौर परिवार में तो मंगल ग्रह भी आता है, बृहस्पति भी आता है, शनि भी आता है कि नहीं आता है? एकदम से आता है। जैसे सौर परिवार का एक पार्ट है पृथ्वी, वैसे ही जो आपको हमारा सौर परिवार है वह आकाश गंगा का एक पार्ट है, वह आकाश गंगा का एक पार्ट है। और अनेकों आकाश गंगाओं को मिलाकर ब्रह्मांड बना है, अनेकों आकाश गंगाओं को मिलाकर ब्रह्मांड बना है। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर कई सारे सिद्धांत प्रचलित हैं, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर जो सबसे मान्य सिद्धांत है वह है आपको बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर सर्वाधिक मान्य मत, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। प्रीलिम्स परीक्षा में आज तक कभी इतिहास नहीं रहा है कि पूछा है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया है, सॉरी बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या है। लेकिन प्रीलिम्स में एक दो बात पूछा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी जो है किसने दिया है, किसने दिया है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर सर्वाधिक मान्य मत कौन है। तो ये दो बात पूछा जाता है, ये दो बात आप जानिए। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर दिए जाने वाले सभी मतों में सर्वाधिक मान्य मत है बिग बैंग थ्योरी। दूसरी बात यह है कि बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया है, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा बिग बैंग थ्योरी दिया गया है, लेकिन इसकी व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने किया है, रॉबर्ट वेगनर ने किया है, रॉबर्ट वेगनर ने किया है। यह बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए, शुरू में क्या माना जाता था और आज क्या माना जा रहा है। जब खगोलज्ञ सब आकाशीय पिंडों के विषय में जानना प्रारंभ किया तो शुरू में यह मत था कि जो पृथ्वी है वह ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य तथा अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जबकि बाद में जाकर यह मत आया कि जो है आपको सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करता है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करता है। तो शुरू में यह था कि पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य करता है, और बाद में जाकर यह मत आया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो देखिए, इस बात को आप थोड़ा सा समझिएगा कि एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने ज्योग्राफी
द ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखा है, टॉलमी 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 टॉलमी। तो टॉलमी जो है एक सिद्धांत दिया है, टॉलमी नामक विद्वान ने एक सिद्धांत दिया है। वह सिद्धांत है जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी, सेंट्रिक थ्योरी या अवधारणा, अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा टॉलमी ने दिया है, टॉलमी नामक विद्वान ने दिया है। और टॉलमी नामक विद्वान ने जियोसेंट्रिक थ्योरी देते हुए यह बतलाया कि जो हमारा सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है, सूर्य तथा अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। लेकिन बाद के वर्षों में जाकर कॉपरनिकस नामक खगोलज्ञ ने, कॉपरनिकस नामक खगोलज्ञ ने इस बात का खंडन किया। कॉपरनिकस नामक खगोलज्ञ ने इस बात का खंडन किया और इस बात का खंडन करते हुए कॉपरनिकस ने एक थ्योरी दिया, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। कॉपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के जरिए कॉपरनिकस ने यह स्पष्ट किया कि जो हमारा सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। और यही बात तब से लेकर आज तक मान्य है, यही बात तब से लेकर आज तक मान्य है। और कॉपरनिकस ने जो इस बात को स्पष्ट किया कि हमारे सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करता है, इसी को हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। और यही कारण है कि कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी माना जाता है। जैसे आप याद रखे होंगे फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस, फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज, उसी प्रकार से जो है आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक या पिता की अगर हम बात करें तो कॉपरनिकस। फिर आपको एक केपलर है, वो जो है ग्रहीय गति का नियम दिया है, समझ गए। केपलर, ये सब बात आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। नीचे से नोट डाउन करना प्रारंभ कीजिए। नीचे से नोट डाउन करना प्रारंभ कीजिए, लिखिएगा। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा का एक भाग है। एक भाग है। अनेकों आकाशगंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर दिए गए सिद्धांतों में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर दिए गए सिद्धांतों में सर्वाधिक मान्य मत, सर्वाधिक मान्य मत बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया है। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया है। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया है। बाद के वर्षों में, बाद के वर्षों में, बाद के वर्षों में इस सिद्धांत का व्याख्या, बाद के वर्षों में इस सिद्धांत का व्याख्या बाद के वर्षों में इस सिद्धांत का व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने, रॉबर्ट वेगनर ने किया है। रॉबर्ट वेगनर ने किया है। फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, विभिन्न अवधारणाएं, विभिन्न अवधारणाएं, विभिन्न अवधारणाएं, विभिन्न अवधारणाएं लिखिएगा। टॉलमी नामक विद्वान ने, नीचे से लिखिएगा, टॉलमी नामक विद्वान ने, टॉलमी नामक विद्वान ने, टॉलमी नामक विद्वान ने, टॉलमी नामक विद्वान ने जियोसेंट्रिक अवधारणा, टॉलमी नामक विद्वान ने जियोसेंट्रिक अवधारणा टॉलमी नामक विद्वान ने जियोसेंट्रिक अवधारणा देते हुए यह बतलाया कि सौरमंडल के केंद्र में सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है, पृथ्वी है, सूर्य तथा अन्य ग्रह सूर्य तथा अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य तथा अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य तथा अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य तथा अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोपरनिकस ने
नेक्स्ट पॉइंट, कॉपरनिकस ने टॉलमी के अवधारणा का खंडन करते हुए टॉलमी के अवधारणा का खंडन करते हुए कोपरनिकस ने टॉलमी के अवधारणा का खंडन करते हुए कोपरनिकस ने टॉलमी के अवधारणा का खंडन करते हुए टॉलमी के अवधारणा का खंडन करते हुए हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया 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 इसके जरिए उन्होंने बतलाया कि इसके जरिए उन्होंने बतलाया कि इसके जरिए उन्होंने बतलाया कि सौरमंडल के केंद्र में सौरमंडल के केंद्र में सौरमंडल के केंद्र में क्या हुआ सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है फुल स्टॉप पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करता है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करता है नेक्स्ट पॉइंट आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को माना जाता है नेक्स्ट पॉइंट केपलर ने ग्रहीय गतियों के नियम की खोज की है नेक्स्ट पॉइंट हर्शेल विद्वान का नाम है हर्शेल ने हर्शेल ने बताया कि पृथ्वी सूर्य तथा अन्य ग्रह हर्शेल ने बताया कि पृथ्वी सूर्य तथा अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है आकाशगंगा का एक अंश मात्र है आगे एडविन हब्बल ने नेक्स्ट पॉइंट एडविन हब्बल ने बताया कि एडविन हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड में
ब्रह्मांड में अभी भी विस्तार जारी है। ब्रह्मांड में अभी भी विस्तार जारी है। ब्रह्मांड में अभी भी विस्तार जारी है। हो गया चैप्टर द एंड। ठीक है, आइए अब याद करते हैं इतना। चलिए, सौरमंडल और ब्रह्मांड खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आंसर मिलेगा। आगे आइए, पहले याद करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। भाई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर दिए गए सिद्धांतों में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, अच्छा, बिग बैंग थ्योरी दिया किसने? किसने दिया है? किसने दिया है? इसकी व्याख्या किसने किया? किसने किया है? अच्छा, आगे बताइएगा, जियोसेंट्रिक अवधारणा या जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया है? जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया? अच्छा, जियोसेंट्रिक थ्योरी जो टॉलमी ने दिया है, इसके अनुसार सौरमंडल के केंद्र में क्या है? सूर्य तथा अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर। लेकिन इस थ्योरी का खंडन किसने किया? और कोपरनिकस ने जियोसेंट्रिक थ्योरी का खंडन करते हुए कौन सा थ्योरी दिया? कौन सा थ्योरी? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया? और इस थ्योरी के जरिए कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया कि सौरमंडल के केंद्र में क्या है? सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है ना। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाए? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस। इसके बाद जो है आगे बताइएगा आप हमको, किसने यह बतलाया कि सूर्य, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है आकाशगंगा का एक अंश मात्र है? हर्षेल। किसने? ग्रहीय गतियों का नियम किसने दिया? ग्रहीय गतियों का नियम। अच्छा, इसके बाद आगे बतलाइएगा कि किसने यह बतलाया कि ब्रह्मांड में अभी भी विस्तार जारी? एडविन हब्बल। एडविन क्लियर, खत्म। दूसरा चैप्टर क्या है देखिए, पृथ्वी की गतियां। ये तो बताइए दिए, पृथ्वी की गति की चर्चा तो करिए दिए। अरे वही तो है, क्या कहते हैं, पृथ्वी की गति, पृथ्वी जो घूर्णन करती है, परिक्रमण करते, नहीं बताए? एकदम बताए। ये भी चैप्टर लगता है इसी में हो गया। ठीक है, दिन रात सब बता दिए हैं। दिन रात होता है घूर्णन के कारण ही, नहीं बताए? बताओ तो किए। उसके बाद आगे क्या है जी? अक्षांश देशांतर। अक्षांश देशांतर में भी तो बहुत कुछ बताए, लेकिन जो है अक्षांश देशांतर में और भी हम लोगों को जानना है। ठीक है, जानना है। अक्षांश देशांतर में हम लोगों को अभी जानना है, जानना अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, तो पृथ्वी की गतियां आपका हो गया है, पहला चैप्टर में ही हो गया है। ठीक है, आगे आप हेडिंग मारिए अक्षांश, एक पेज छोड़ दीजिए क्योंकि क्वेश्चन आंसर होगा तो हो सकता है कुछ हम बताएं, लिखाएं। ठीक है, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर दोनों क्लियर। ठीक है, आगे अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में भी समझा है। ठीक है, यहां पर भी जो है थोड़ा सा समझाते हैं। ठीक है,
इंडियन ज्योग्राफी में जितना अक्षांश देशांतर आप लोग जाने हैं, तथा पहला चैप्टर में भी थोड़ा बहुत अक्षांश के विषय में आप जाने हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, ये सब बात नहीं जाने हैं? एकदम आप जाने हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है सबसे पहले हम बात करते हैं देशांतर की, देशांतर की बात करते हैं, और इसके बाद जो है फिर अक्षांश की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, पृथ्वी ऊपरी भाग उत्तर और निचली भाग दक्षिण, और इधर उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, और इधर है दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल है। देशांतर रेखा की अगर आप बात करेंगे तो देशांतर रेखा जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो काल्पनिक रेखा आपस में मिलाती है वही आपको देशांतर रेखा है, वही आपको क्या है? देशांतर रेखा। ये जो हम आपको खींच रहे हैं ये क्या है जानते हैं? ये देशांतर रेखा। क्या है ये? देशांतर रेखा। क्या है ये? देशांतर रेखा। समझ गए? ये है आपको देशांतर रेखा, देशांतर रेखा है ये, समझ गए? तो इधर भी ये सब देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है, बताए हुए हैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हुए भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी बताए हुए थे। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है जी? है? बाप रे, कितना है? 100। कितना है जी? कितना है? 300। बताइए कितना कम विद्यार्थी के मुंह से आवाज निकलता है भगवान। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हुए ने बताए हैं जी, क्या बात करते हैं आप? एकदम बताए होंगे, एकदम पढ़ते उड़ते ना है जी। आज थोड़ी बड़ी गंदा हाल है जी। कैसे होगा ऐसे में जी? खाली जो है हम पढ़ा दे बस हो गया, आपको पढ़ना ना है। चलिए, हमको तो आप पैसा दिए हैं, काहे कि कुछ बच्चा बोलता है कि जैसे मान लिया जाए कि उसको नीचे में सीट नहीं मिलता है, ऊपर में जाके बैठेगा तो कहेगा 5000 रुपया दिए, ऊपर में बैठेंगे, अच्छा नीचे में बैठेंगे, सामने में बैठ के पढ़ेंगे। हम आ रहे थे तो बोल रहा था एक रोज, 2-3 रोज पहले का बात, आप ही के बैच का कोई लड़का बोल रहा था, ठीक है। तो आइए ना, आगे आइए ना, आप तो जो बोल रहे थे बात, आप आगे आइए, आगे में हम आपका स्वागत करते हैं। बताइए, ऐसा सोच रखता है। चलिए देखिए, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। कितना है? 360। इसमें से है, अल्लाह क्या कर रहे हैं? इसमें से एक है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको अंग्रेजी में प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, प्रधान माध्यान रेखा कहते हैं, प्रधान माध्यान रेखा कहते हैं। तथा यह जो है इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जिस वजह से इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा भी। तो देखिए यहां पर 2-3 बात हमने आपको बतलाया। एक बात हमने आपको यह बतलाया है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो काल्पनिक रेखा आपस में मिलाती है उसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। और दूसरी बात हमने आपको यह बतलाया है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 है। और देखिए 360 देशांतर रेखाओं में एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग कहते हैं प्रधान माध्यान रेखा, प्रधान माध्यान रेखा या ग्रीनविच रेखा। हमने आपको बतलाया है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हुए, विश्व के कोई भी देश हो, विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण करता है 0 डिग्री देशांतर रेखा के ही आधार पर।
विश्व के सभी देशों की अगर आप बात करेंगे तो विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण करता है 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर। इसके बाद आपको यह समझना है कि देखिए ये तो ठीक है, तो पूरा खींच दिए हैं, मिटाना बड़ी टफ काम है। लिखना आसान है, मिटाना टफ। इसमें ना है, डायरेक्ट डिलीट करने वाला है वो टीच इन्फिनिटी में, इसमें ना है। देखिए है, आइए बहुत इधर उधर करते हैं आप लोग। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, और यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। देखिएगा दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, दोनों एक दूसरे को काटती है, दोनों एक दूसरे को काटती है यहां पर। अफ्रीका महादेश के पश्चिमी भाग में दोनों एक दूसरे को यहां पर काटती है। और यह जो महासागरीय भाग है, यह महासागरीय भाग है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर आपसे पूछा जाता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को किस महासागर में काटती है, तो आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ठीक है। पूछना था वो क्वेश्चन, लेकिन लिखिए लिखिए। लिखिएगा देशांतर, देशांतर देशांतर लिखिएगा, लिखिएगा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इसकी कुल संख्या, इसकी कुल संख्या 360 है, 360 360 है। आगे आगे विश्व के सभी देश, अगला पॉइंट, विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण जीरो डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है।
नेक्स्ट पॉइंट, 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। नेक्स्ट पॉइंट, 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती है। अटलांटिक महासागर में काटती है। अब यहां पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आइए बोल, थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो आप यह पाइएगा कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यह भी विश्व के 3 महादेश से होकर गुजरती है। यह जो विश्व के 3 महादेश से होकर गुजरती है, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया का कौन बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया यहां है हमारा, अंटार्कटिका, भगवान आंखों से अंधा कर दिया है, अंटार्कटिका, ठीक है। इसके बाद अगर आप देश के संदर्भ में देखेंगे तो देश के संदर्भ में जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यह आपको ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, इन सभी देशों से होकर गुजरती है। समझ गए? तो यहां पर आपने देखा कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यह 3 महादेश यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका से गुजरती है। वहीं अगर देशों के संदर्भ में देखें तो यह ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, इन सभी देशों से होकर जो है आपको यह गुजरती है। क्लियर है? तो नीचे से लिखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा जीरो डिग्री देशांतर रेखा जीरो डिग्री देशांतर रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती है। 3 महादेश से होकर गुजरती है जो निम्न है। यूरोप, अफ्रीका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। नेक्स्ट पॉइंट, जीरो डिग्री देशांतर रेखा विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है। इका हो गया तो बोर्ड अपने आप काम करने लगता है, मक्खी चल गया था। ओ जीरो डिग्री देशांतर रेखा विश्व के कई देशों से होकर
गुजरती है, जो निम्न है, जो निम्न है, ब्रिटेन, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। अल्जीरिया, अल्जीरिया, माली, अल्जीरिया, माली, अल्जीरिया, माली। बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। घाना, टोगो। लिख दिए यहां पर। बुर्किना फासो, घाना, टोगो, ब्रिटेन। हाँ, दोनों अलग अलग है, छोटा छोटा देश है यहां पर है, ठीक है, अलग अलग देश है दोनों, ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। लिख लिए? अब सुनिए हीरो सब, एगो होमवर्क है और देखिए हम चेक करें या नहीं करें, कर लेना है, इससे फायदा आपको होगा, हमको कोई फायदा नहीं। हमको तो आप पैसा दे दिए, तो हमको तो आपसे जो लेना था हम ले लिए, हमको तो फायदा हो गया है। तो आपको करना क्या है, देखिए पिछले सेशन को आप याद कीजिए। जब आप पिछले सेशन को याद करेंगे तो आपको मालूम होगा कि पिछले सेशन में हम ये बात स्पष्ट किए हैं, कर्क रेखा विश्व के किस महादेश और किस देश से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा किस महादेश और किस देश से होकर गुजरती है, मकर रेखा किस महादेश और किस देश से होकर गुजरती है। अभी हमने आपको बतलाया है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन महादेश और कौन देश से होकर गुजरती है। एक अच्छा विद्यार्थी का क्या काम होगा जानते हैं? एक अच्छा विद्यार्थी जिसका रिजल्ट हो सकता है, वो क्या करेगा, ब्लैंक मानचित्र लेगा विश्व का और उस पर मैपिंग कर लेगा। वो एक अच्छा विद्यार्थी का ये निशानी है। और जो ऐसा करते हैं वो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो नहीं करते हैं वो खराब विद्यार्थी है, गंदा विद्यार्थी है। समझ गए? तो आपका ये होमवर्क है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा किस महादेश और किस देश से होकर गुजरती है, उसको मैपिंग करके अपने कॉपी में साट लेना है। समझ गए? यहीं पर कॉपी में साट लेना है। बाद में जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो मैपिंग के जरिए अगर आप रिवीजन करेंगे तो जो है वो आपको तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। तो ये काम आपका परम कर्तव्य है, तो कर लीजिएगा ना। भरोसा नहीं है हमको आप सबको। अपनी माता जी का कसम है। किसका कसम है? माता जी। और कौन माता जी? जो आपको जन्म दी है, जो आपको जन्म दी है, वही आपके लिए दुर्गा, काली, सरस्वती, पार्वती सब है, वही आपके लिए, वही आपके लिए सब है, उसी का कसम है। और इसको करना जरूरी है। देखिए हर जगह नहीं देते हैं, यहां पर दे रहे हैं। इसके पीछे कारण है, कारण यह है कि यहां से हमेशा प्रश्न आता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में जहां 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, आप 99 क्वेश्चन के ही भागीदार हैं। तो इसलिए यह करना जरूरी नहीं, महा जरूरी है। ठीक है, चलिए आइए अब इतना याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आइएगा, हम चेक करें या नहीं करें, कॉपी में होना चाहिए। कल हम ऐसे चेक करेंगे और कल होना चाहिए।
उसका टाइम भी लिमिटेशन है, कल ले तक करना है, कल क्लास आने से पहले तक हो जाना चाहिए। अगर आप अपनी मां को मानते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आइए आइए अब बोर्ड पे। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है कितना? 360। आगे बताइएगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को कौन महासागर में काट? कौन महासागर में? 0 डिग्री देशांतर रेखा कितने महादेश से होकर? कौन कौन? यूरोप, अफ्रीका और यूरोप, अफ्रीका और अच्छा। 0 डिग्री देशांतर रेखा विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है। देश का नाम लीजिए। पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। क्लियर है? एक बार फिर से। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो विश्व के कई देशों से होकर गुजरते उसमें पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। क्लियर है? चलिए अब जो है, अच्छा एक बात बतलाइए कि देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने के विषय में बतलाए थे? बतलाए निश्चित बतलाए हो। लेकिन जो है कुछ और जो है ना प्रश्न यहां से हम लोगों को करना है। वो तो 4 डिग्री 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, वो क्वेश्चन हम आपको बतलाए थे। इंडियन ज्योग्राफी में हम आपको वहां तक बतलाए थे। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है थोड़ा सा और थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है और जानना है। देशांतर द्वारा समय ज्ञात किया जाता है, उस संदर्भ में जो थोड़ा बहुत जानकारी जो है और हम लोगों को लेना है। ठीक है, अब आगे सुनिए। पहली बात यह है, फिजिक्स का क्लास अभी नहीं चल रहा है। फिजिक्स का क्लास शुरू होगा दशहरा। आज बिट्टू सर फोन करके बोले हैं कि बोल दीजिएगा, ठीक है, कहे कि 16 तारीख जो है वो बैच अपलोड कर दिया है। विद्यार्थी कंफ्यूजन में आ गया। बिट्टू सर कुछ विद्यार्थी मैसेज किया था और हम भी नहीं बताए, डिसीजन तो हम ही लिए थे, हम आपको बोले ही थे। ठीक है, तो सर को भी नहीं पता था। सर सोमवार से क्लास लेने वाले थे 16 तारीख से, तो हम बोले नहीं अब क्या 16 से लीजिएगा, आप दशहरा बाद लीजिए। ठीक है, तो फिर जो है 1-2 क्लास होगा, फिजिक्स का छुट्टी हो जाएगा। तो फालतू का क्या ठीक नहीं लग रहा था हमको, समझे। तो फिजिक्स का क्लास शुरू होगा दशहरा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? हाँ, मेरा क्लास तो हो ही रहा, मेरा क्लास तो हो ही ना। कल भी तो मेरा क्लास है, कल तो होवे करेगा। अब सुनिए, आपको जो है इंडियन ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 4 तक का क्वेश्चन आंसर करवा दिए, नहीं करवाया? करवाए ना। 5वां में जलवायु न होगा। जलवायु का पीडीएफ निकाल के लाए, टेलीग्राम चैनल पर हम भेज दिए हैं, भेज दिए ना? देखे ना आप लोग? आए ना? हाँ, तो आइए इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या विचार? बोलिए ना, कर लेना। क्वेश्चन करने से पहले पूछेंगे, होमवर्क पूछेंगे। दीजिए इंडियन ज्योग्राफी, सिंचाई और नहर। जो चाहते हैं हम उनसे क्वेश्चन पूछे, खड़ा हो जाइए। मौसियों वाला खड़ा हुआ है। हल्ला मत कीजिए, मार खा लीजिएगा। चलिए बोलिए, लड़की बोलिए। भारत के सर्वाधिक भूभाग पर कौन परियोजना के अंतर्गत सिंचाई होता है? लघु, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। लड़का बोलिए। उत्तर भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन, बैठ जाइए, बोलिए हो। त्रिवेणी नहर बिहार में न बहती है। त्रिवेणी नहर को जल की प्राप्ति
गंडक नदी, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया है लड़का। ये बोलिए, सबसे अधिक नलकूप वाला भारतीय राज्य, बैठ जाइए। है लड़की, बोलिए हो। तालाब से सबसे अधिक सिंचाई कौन राज्य में होता है? तमिलनाडु, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। हरियाली योजना का संबंध किससे है? हरियाली योजना का संबंध किससे है? जल प्रबंधन, किससे है? बैठ जाइए। बोलिए, सैनी परियोजना, सैनी परियोजना कौन राज्य में है? चलिए बोलिए, दूसरा हो गया। अब और नहीं लिखा है, इतना ही है। तो बहुउद्देशीय परियोजना तो बताए हुए थे ना पहले। हाँ वही तो, बहुउद्देशीय परियोजना तो बताए हुए थे, तो इसमें क्या बताएं? और क्या बताएं? दूसरा, इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति कौन नदी से होती है? हुगली, भसक गई है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, भसक गए हैं आज आप। हाँ जी, लड़की भसक गई। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन नदी पर है? गोदावरी नदी। ऐसे ये काहे खड़ा हो जाते हैं जब याद नहीं रहता है? तो याद रहता है तब खड़ा हुआ कीजिए। चश्मा वाली, बोलिए, एडन नहर को जल की प्राप्ति कौन नदी से होता है? बैठ जाइए, बगल वाली बोलिए, तिलपारा बांध की नहरों को जल की प्राप्ति कौन नदी से होती है? बैठ जाइए, बोलिए। टोपी वाला बोलिए तो, पोलावरम सिंचाई परियोजना कौन नदी पर है? पोलावरम, गोदावरी नदी, आंध्र प्रदेश। बैठिए। अरे पीछे वाली लड़की, ब्लू ड्रेस, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुआं और नलकूप, क्या है? कुआं और, बैठ जाइए बाद बाकी लोग। रुकिए रुकिए रुकिए, बैठ गए? नहीं नहीं, आप बैठ जाइए। अच्छा लड़की लोग बैठ जाइए। लड़की लोग से कितना पूछेंगे? अब नहीं पूछेंगे, लड़का लोग से पूछने। उधर जो पीछे खड़ा कोना में, हाँ हाँ, ड्रिप सिंचाई का जन्मदाता देश इजराइल। बैठ जाइए हीरो। इधर रेड टी शर्ट, हाँ। आगरा नहर को जल की प्राप्ति कौन नदी से होता है? यमुना। किससे होता है? चलिए बैठ जाइए अब सब लोग। अगला होमवर्क सुनिए हीरो सब। भारत के परिवहन, सुनिए, भारत का परिवहन होमवर्क दे रहे हैं। इकॉल नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे मंगलवार को, सीधे मंगलवार को पूछेंगे पूरा। हाँ पूरा, तो मंगलवार को दे रहे हैं तो पूरा ना पूछेंगे, आधा थोड़े पूछेंगे। तो मंगलवार तक के लिए होमवर्क क्या है? भारत का रिवीजन करना लीजिएगा। हाँ चलिए, आगे जो है भारत की जलवायु। चलिए अब आइए, सब लोग निकाल के लाए हैं ना? ऐसे कीजिए तो, खड़ा कीजिए। हम तो मैसेज भी कर दिए थे अपने से। इधर देवी लोग नबकी सब है, सब समझ गया। चलिए शुरू कर देते हैं। अब आप तो नहीं लाइएगा, हम कहबो करेंगे तैयो, नहीं हो कहेंगे तैयो। जिनको लाना होगा वो ले आए हैं। आइए अब क्वेश्चन आंसर करते, क्या विचार? ऑनलाइन अपलोड किया है कि नहीं किया है जी? हम तो भूल गए थे, हम बोलना भूल गए थे। अच्छा ऑनलाइन वाले लोग अभी क्वेश्चन कर लीजिए। हमको लगता है कि क्वेश्चन अपलोड नहीं करवाए, हम भूल गए थे, हमसे टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए। ठीक है, नहीं नहीं छोड़ कैसे देंगे, क्या बात करते हैं? अभी है 10 मिनट टाइम, अभी है, कर दिया, दिखाइए।
फाउंडेशन बैच में है ना, है, बट आज भर छोड़ दीजिए। अपलोड है, ऑनलाइन भी अपलोड है, अपलोड है। क्वेश्चन लगाए ना जी? हाँ, अरे देखिए, कछुए के चाल से चलिए लेकिन लगातार चलते रहिए, खरगोश को हरा दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर में हम पीछे हो जाते हैं, ठीक है। बिट्टुए सर बढ़िया है, वो सब चीज हमको क्वेश्चन आंसर करवाने में ज्यादा मजा नहीं आता है, ठीक है। आइए अब आइए, पहला, भारत में किस प्रकार की जलवायु? मानसूनी ना जी? हाँ, मानसूनी, मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से? मौसिमना, मौसिमना, जिसका अर्थ होता है ऋतु। क्या होता है अर्थ? ऋतु। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है अरबी भाषा के मौसिम से, अरबी भाषा के मौसिम से। आंसर क्या हो जाएगा? अरबी भाषा। भारतीय जलवायु के को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है? देखिए सीधा सुनिए, देखिए मानसूनी जलवायु उस जलवायु को कहा जाता है जिस जलवायु के अंतर्गत मौसम के परिवर्तन होने से वायु के दिशा में परिवर्तन हो जाती है, वायु के दिशा में परिवर्तन हो जाती है। तो भारत में जो मानसूनी पवन का आगमन होता है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के रास्ते होता है, और जैसे ही मौसम परिवर्तित होता है तो वह अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है। आप याद कीजिए, समझिए, आप याद कीजिए, हम आपको बतलाए हुए हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन इस प्रकार से चलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, लेकिन जब मौसम परिवर्तित होता है तो यही पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती है। ऐसा नहीं होता है, नहीं बतलाए, एकदम बतलाए हुए हैं। आंसर क्या होना चाहिए? थोड़ा सा भी दिमाग काम कर रहा है तो बताइए। आंसर ए होना चाहिए। जो ए बोल रहे हैं एकदम सही है, और जो नहीं बोल रहे हैं उनका दिमाग बंद हो गया है, दिमाग भुत्थर हो गया, दिमाग में भूसा भर गया है उसको, समझ गए? आंसर ए, ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होने से, ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च के बाद आरंभ होता है कि नहीं होता है? थोड़ा सा मौसम को फील कीजिए, महसूस कीजिए, कब गर्मी होता है, कब ठंडा होता है। अरे मानव है आप महाराज, थोड़ा सा सोचा ऊंचा कीजिए, समझ गए? तो ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होने से सूर्य का उत्तरायण होना आरंभ हो जाता है, यानी सूर्य का उत्तरायण होना आरंभ हो जाता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में एकदम से। और 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है ना, सही है ये। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है। अरे आप इस बात को समझिए, सूर्य की गर्मी सबसे ज्यादा कब लगती है? दोपहर के टाइम। अरे एक दिन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो आपको जो है दोपहर में समझ गए, दोपहर में। तो आप स्वयं इस बात को सोचिए कि जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत या सीधी चमकेगी वहां पर गर्मी अधिक होगा, गर्मी अधिक होगा तो वहां का टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा तो वहां की वायु काफी गर्म होगी, और गर्म वायु हल्की होती है, और हल्की वायु ऊपर उठ जाती है, और जब ऊपर उठ जाती है तो वहां पर जो होता है निम्न वायु दाब होता है। क्या होता है? निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब होता है। तो देखिए भूमध्य रेखा पर जो निम्न वायु दाब पेटी पाया जाता है उसी को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र।
भूमध्य रेखा पर जो निम्न वायु दाब होता है उसी को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण होता है तो अभिसरण क्षेत्र भी उत्तरायण हो जाता है। समझ गए? तो यह भी स्टेटमेंट आपको सही है, दोनों सही है, आंसर हो जाएगा सी। भारतीय मानसून के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जेट प्रवाह उत्तरदायी है? पूर्वी, केवल पूर्वी जेट प्रवाह उत्तरदायी है, पूर्वी। जुलाई के महीने में आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसी का हिंदी होता है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। और उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि जहां पर आपको वायुदाब कम है, जहां पर वायुदाब कम है वही क्षेत्र उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहलाता है। तो जुलाई के महीने में आईटीसीजेड 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा मैदान में स्थित हो जाता है, हो जाता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? कभी कभी इस परिघटना को कहते हैं मानसूनी गर्भ। क्या कहते हैं? मानसूनी गर्भ, मानसूनी गर्भ। यह प्रश्न हम आपको नहीं बताए थे, ये नया प्रश्न है, समझ गए? ये नया प्रश्न है, ये बात नहीं बताए थे, लेकिन आप तो जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर में एक आध गो जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा, समझ गए? तो मानसूनी गर्त इसको याद रख लीजिएगा, और काफी अच्छा प्रश्न है, काफी डीप से ये प्रश्न है, समझ गए? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कितने कारकों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में लंबी अवधि का पूर्वानुमान लगाता है? 16 कारक। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा का समय बताइए। इसका भी आंसर नहीं बताइएगा तो भारी दिक्कत। होगा ना? जून से 15 जून से 15 सितंबर। बताइए क्या होगा? केरल ना? बताना होगा जी हमको, नहीं ना? हाँ, कि बताना होगा हमको बताना होगा। मार फटास ठीक कर देंगे हम। क्या होगा? मानसून प्रस्फोट। हाँ, मानसून प्रस्फोट सब बताए हुए, कॉपी जाकर के पढ़िए, ठीक है। भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? उच्चावच या स्थलाकृति की वजह से, उच्चावच या स्थलाकृति की वजह से, उच्चावच याद रख लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन है, समझिएगा। यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई जी लोग, सबसे पहले यहां पर 1 को 7 कर लीजिए, ठीक है? अब हुआ, अब इसमें भी मिस्टेक है मेरे ख्याल से, तो देखते हैं। देखिए, भारत में वर्षा होता है कि नहीं होता है? होता है ना? हो, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से 74% वर्षा होता है। कितना प्रतिशत? इसके बाद लौटते हुए मानसूनी पवन से 13% वर्षा होता, 13%। तो प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा या लौटता हुआ मानसून, इससे जो है आपको 13% वर्षा होता है। कितना प्रतिशत? 13। किधर गया जी 13? ए में चल गया। अब पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा नहीं होता है जी? होता है ना जी? पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा होता है ना जी? एकदम से होता है। 3% वर्षा होता है, 3% वर्षा होता है, 3%। मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवाती वर्षा होता है, यह होता है 10%। कितना प्रतिशत? 10। तो आंसर हो जाएगा सी, डी, बी है, रुकिए ना, ए, सुनिए ना, सी हां होगा, डी हां होगा, बी हां होगा,
ए हां होगा। किसी ऑप्शन में है, सुधारिए सुधारिए, सी नंबर को सुधारिए, ए के जगह बी और बी के जगह ए। टाइपिंग वाला भसक गया, हम दिए थे सही है, हमको लगा सही होगा, हमने करेक्शन करवाए, समझे, तो भसक गया है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। सुधार करने के बाद सी। बहुत विद्यार्थी पगलेते रहेगा, जो पीडीएफ दे दिए हैं टेलीग्राम पे, पीडीएफ दे, बहुत विद्यार्थी पगलेते रहता है, समझिएगा। सर आंसर दीजिए, समझे, आंसर काहे दे देंगे, हमको पैसा दिया है जो उसको आंसर दे देंगे। हम एकदम बहुत बड़ा स्वार्थी आदमी है महाराज। चलिए, अरे 13 नंबर कहां, ओ 13 ये था, हमको लगा 12 था। निम्नलिखित में से क्या कारण है कि पटना के तुलना में नोएडा में कम वर्षा होती है, बताइए। क्लियर है ना? हाँ, बहुत सुंदर आदमी आप लोग, याद रख लें। तापीय सिद्धांत अथवा विसम्मत विचारधारा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, एडमंड हेली। एडमंड याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आपका समय खत्म हो गया, इससे आगे मिलेंगे। होमवर्क देना दिए हैं, हाँ, इससे आगे मिलेंगे कल। बोलो धन्यवाद, हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा।